बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। एमए पॉलिटिकल साइंस पेपर है जी इंटरनेशनल लॉ। इसके जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 44 से आगे, वो आज हम करने जा रहे हैं जी। आज का जो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो दरअसल एक लातीनी कहावत है, जिसको कहा जाता है जी मॉडस विवेंडी, जिसको उर्दू में ट्रांसलेशन जो मैंने लिखी है साथ निभाने का तरीका। ठीक है जी। मॉडस विवेंडी लातीनी कहावत है जी। बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने मसाइल को सुलझाने के लिए रियासतें जो आर्जी नौइयत का समझौता तय करती हैं, कोई आर्जी नौइयत का एग्रीमेंट करती हैं, इसको मॉडस विवेंडी कहा जाता है। ये मॉडस विवेंडी वक्ती तौर पे अपने उन मौजूदा हालात को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अलबत्ता ये मॉडस विवेंडी जो है आने वाले वक्त में किसी मुस्तकिल मुआहदे या समझौते का पेश ख़ैमा हो सकता है। ठीक है जी। इसकी मिसाल हमने ये लिखी है जी कि 1961 के अंदर कुवैत जब आज़ाद हुआ था तो इराक़ ने शुरू के सालों में कुवैत को अपनी ही रियासत का हिस्सा गिना, जबकि बाद में बरतानिया की मदाखलत के बाद, बरतानिया के दबाव डालने पे इराक़ ने कुवैत को एक रियासत जो है वो आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। माज़रत जी। हाँ जी। इसके बाद जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जो मैंने यहाँ पे लिखा तब्दीली हालात, कोई परफेक्ट किस्म की उर्दू ट्रांसलेशन नहीं बनती थी। ये भी दूसरे जो सवाल हमारा है जी 45 नंबर, ये भी दरअसल एक लातीनी कहावत है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेबस डॉक्ट्राइन ऑफ कैलासोला रेबस सिक्सटेंटिबस। ठीक है जी। डॉक्ट्राइन ऑफ कैलासोला रेबस सिक्सटेंटिबस। हाँ जी। ये दरअसल क्या है जी, ये ऐसी टर्म है, ये ऐसे मामलात के लिए इस्तेमाल होता है जी कि रियासतों ने कोई मुआहदा किया और रियासतों के दरमियान जो मुआहदा करने के जो हालात थे या जो सूरत हाल थी, वो सूरत हाल यकसर बदल गई। रियासतों ने कहा कि जी अब जिस मकसद के लिए हमने मुआहदा किया था, जिन हालात को सुधारने के लिए हमने मुआहदा किया था, वो तो हालात ही नहीं रहे। तो ऐसी सूरत में वो रियासतें उस मुआहदे से दस्तबरदार हो जाएंगी। और ये जो दस्तबरदारी का तरीका है, ये जो फ़ेल है, इस फ़ेल के लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो ये लातीनी कहावत है, कैलासोला रेबस सिक्सटेंटिबस या डॉक्ट्राइन ऑफ कैलासोला रेबस सिक्सटेंटिबस। इसलिए मैंने इसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन की वो लिखा है तब्दीली हालात। इसकी मिसाल हम ये देंगे कि तुर्की ने मुआहदे लौज़ान 1932 जो है उसको ख़त्म करने के लिए यही असूल जो था वो अपनाया था। ठीक है जी। हाँ जी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी एक लातीनी कहावत है, जिसको मैंने उर्दू ट्रांसलेशन लिखी है जी कि बैरी कज़ाकी, और इंग्लिश में हम इसको यहाँ पे जो ये टर्म के तौर पे लिखेंगे पायरेसी जॉर्जेंटियम। हाँ जी। ये जो लातीनी कहावत है ये समुद्री जो कज़ाक होते हैं, समुद्री जो लुटेरे होते हैं, उनके मामलात के हवाला से इस्तेमाल की जाती है। ये कज़ाक क्या करते हैं कि समुद्र के अंदर जो माल बरदार जहाज़ हैं, बैरी जहाज़ या मुसाफिर जो बैरी जहाज़ होते हैं, इनको पकड़ लेते हैं, इनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और इनकी रियासतों से हरजाना, तावान और ये सारा कुछ मुतालबा करते हैं। तो ऐसे जो बैरी कज़ाक हैं, इनके लिए हवाले से ये टर्म इस्तेमाल होती है कि जी बैरी कज़ाक को पकड़ने वाली रियासत उन बैरी कज़ाकों को अपने रियासती कवानीन के मुताबिक भी सज़ा दे सकती है और उन बैरी कज़ाकों को आलमी कवानीन की रोशनी में भी सज़ा दे सकती है। चाहे तो ख़ुद सज़ा दे, चाहे तो जिस मुल्क के वो शहरी हैं उसके हवाले करे। ठीक है जी। ये वो काम कर सकती है जी। इसकी मिसाल हमने लिखेंगे जी कि 6 मई 2010 की बात है जी कि यूएस कोस्ट गार्ड ने, यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड ने मैक्सिकन साहिल से असले और मंशियात से भरी कश्ती पकड़ी और इसको फिर सज़ा भी उन्होंने खुद दी थी जी। हाँ जी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है जी तजावीज़ का तबादला, या दूसरे अंग्रेज़ी में हम इसको कहेंगे जी एक्सचेंज ऑफ नोट्स। ठीक है जी। तजावीज़ का तबादला। हाँ जी। 2 या 2 से ज़ायद रियासतों के नुमाइंदे, उनके सिफारतकार हों, फ़ौजी नुमाइंदे हों या कोई और नुमाइंदे, ये अपने रियासती बैनुल रियासती मसाइल को हल करने के लिए एक दूसरे को जो ख़त व किताबत करते हैं, एक दूसरे को जो ख़त व किताबत के ज़रिए तजावीज़ देते हैं, ये जो ख़त व किताबत है, ये जो
एक्सचेंज ऑफ नोट्स कहलाता है। इसके लिए हम टर्म जो इस्तेमाल करते हैं वो एक्सचेंज ऑफ नोट्स है। एक्सचेंज ऑफ नोट्स के लिए किसी किस्म के सरबराह की, हुकूमती सरबराह की, रियासती सरबराह की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। हाँ, अलबत्ता ये एक्सचेंज ऑफ नोट्स आने वाले वक्त में रियासतों के माबैन किसी नए मुआहदे का पेश खैमा हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 48, ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, यादाश्त या मेमोरेंडम। ये MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये आपने अक्सर आप सुनते होंगे। तो ये जो मेमोरेंडम है ये क्या है जी? मेमोरेंडम दरअसल बैनुल रियासती तनाज़ात को हल करने की तरफ रियासती नुमाइंदों का याद दहानी करवाना होता है। पाकिस्तान वाले मेमोरेंडम MOU या वो याद करवाएंगे कि जनाब कश्मीर के हवाले से मसले को, तो बैनुल रियासती तनाज़ात को हल करवाने के लिए जो वो दस्तक दी जाती है, बार बार बताया जाता है कि ये मसला पेंडिंग है या ये मसला हल होना चाहिए, किस तरह करें, आओ बैठें, तो ये जो मामला है ये मेमोरेंडम के ज़ुमरे में आता है। अच्छा जी, इस हवाले से मिसाल हमने दी है कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के माबैन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को महदूद करने के लिए 26 मई 1972 को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दस्तखत किया गया था। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, गैर जानिबदारी या न्यूट्रलिटी। हाँ जी, न्यूट्रलिटी जो है ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ न्यूटर से निकला है, जिसका मतलब होता है बिल्कुल गैर जानिबदार, अलग थलग। तो न्यूट्रलिटी जो है, गैर जानिबदारी जो है, ये दरअसल एक ऐसा रवैया है जो कोई भी एक या एक से ज़ायद रियासतें अपनाती हैं। कब अपनाती हैं? जब दो या दो से ज़ायद रियासतों के माबैन जंग छिड़ी हो और एक या दो या इससे ज़ायद रियासतें ये रवैया अपनाएं कि जी हमारा इनकी जंग से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना थेला नहीं, वो अपने आप को इस जंग से, इस तनाज़ात से बिल्कुल अलग रखें। तो ऐसा रवैया जो है वो न्यूट्रलिटी कहलाता है। दुनिया के अंदर बेल्जियम, वेटिकन सिटी, स्विस कॉन्फेडरेशन जो हैं ये आलमी सतह पे मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल स्टेट का दर्जा रखती हैं और दुनिया इनके इस न्यूट्रलाइज्ड जो रवैया है, जो बिहेवियर है, इसको तस्लीम करती है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, गैर कानूनी जंगजू या अनलॉफुल कम्बेटेंट। हाँ जी, जंग के दौरान किसी भी रियासत का आम शहरी या कोई फ़ौजी दुश्मन रियासत के अंदर लॉ ऑफ वार यानी कि जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ा जाए और पकड़ने वाली रियासत के पास ठोस वाज़ह सबूत मौजूद हों, तो वो जो पकड़ा जाने वाला फ़र्द है, चाहे वो फ़ौजी है, चाहे वो सिविलियन है, वो अनलॉफुल कम्बेटेंट के ज़ुमरे में आएगा। और इसको पकड़ने वाली रियासत जो है आलमी कवानीन कन्वेंशन की रहनुमाई के अंदर ख़ुद सज़ा दे सकती है। इसकी मिसाल हम ये देंगे जी कि वार अगेंस्ट टेरर में नेटो फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान और इराक़ से जितने भी जंगजू पकड़े तो उनको उसने कहाँ रखा हुआ है जी? कैंप एक्सरे गुआंतानामो बे, क्यूबा के अंदर उसने ऐसे कैदियों को पकड़ के रखा हुआ है और वो ख़ुद इनको सज़ा देने का बन रहा है जी, सबब वो ख़ुद सज़ा को दे रहा है जी। हाँ जी, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है जी, हकीकी या वाकई तस्लीम किया जाना। हाँ जी, डिफेक्टो एंड डिजोर बोथ आर द फ्रांसीसी टर्म्स। ठीक है जी, फ्रांस की ज़बान की जो ये इस्लाहात हैं, तो डिफेक्टो जो है इसके लफ्ज़ी मानी आते हैं इंग्लिश के अंदर, जब इसको हम लेंगे इन प्रैक्टिस, एक्चुअली, इन फैक्ट, इन रियल, ठीक है जी, इन मानों में लिया जाएगा जी। ऐसी हुकूमत या ऐसी नई रियासत जो बन तो गई हो लेकिन उसकी अभी सूरत हाल वाज़ह ना हो, ये तसल्ली ना हो, ये यकीन ना हो कि ये अपने मामलात को चला सकेगी बेहतर तरीके से, तो ऐसी हुकूमत को जब कोई भी रियासत तस्लीम करेगी मशरूत तौर पे या वैसे भी, तो वो इसकी हकीकत को सिर्फ तस्लीम करेगी, इसको डिफेक्टो जानेगी और अपने आप को महफूज रखेगी आने वाले ख़दशात से कि अगर ये इसने नुकसान कर दिया हमें, तो ताकि हम इसके पास ऐसे ही इसको रिकग्नाइज़ करें ताकि हमें इसके नुकसान से कोई ख़तरा ना हो। ठीक है जी, इसकी मिसाल हमने लिखी है जी, 1979 में सद्दाम हुसैन ने डिफेक्टो तौर पे इराक़ की जो क़यादत थी, इराक़ की जो हुकूमत थी, वो संभाल ली थी और इस वक्त हालांकि अहमद हुसैन अल बाकिर जो थे वो डेजोर प्रेसिडेंट थे, यानी कि कानूनी आइनी हुक्मरान थे, जबकि सद्दाम ने माज़ा के साथ जी
एक फ़ौजी वो लीडर था और उसने इक़्तिदार पे काबिज़ होकर इक़्तिदार संभाल लिया था। अब इसकी जो नई हुकूमत, बनने वाली नई हुकूमत थी, उसकी सूरत हाल ऐसी ही थी कि कभी भी ख़त्म हो सकती है, इसलिए इसको पहले डिफेक्टो माना गया, फिर बाद में डिजोर तस्लीम किया गया। हाँ जी, डिजोर रिकग्निशन या कानूनी या आइनी तस्लीम करना। हाँ जी, डिजोर भी फ़्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है। ये इन मानों में आता है इधर कॉन्स्टिट्यूशनल या बाय लॉ। कोई भी नई रियासत या नई हुकूमत जब अपने तमाम तर कानूनी आइनी तकाज़े पूरे करते हुए वजूद में आती है, तो ऐसी रियासत को जब कोई दूसरी रियासत तस्लीम करती है तो वो उसको डिजोर रिकग्निशन बख्शती है। क्यों? इसलिए कि उसे किसी किस्म का कोई ख़दशा नहीं होता कि जनाब ये गैर कानूनी हुकूमत है और किसी वक्त भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसे तसल्ली होती है कि वो तमाम तर कानून तकाज़े पूरे कर रही है, इसलिए वो उसको तस्लीम कर लेती है। जी, मिसाल हम देंगे जी। हाँ जी, 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ पाकिस्तान के अंदर। 18 अगस्त 2018 को इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की हुकूमत बनी। तो ये जो हुकूमत होगी ये क्या कहलाएगी? डिजोर गवर्नमेंट कहलाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तस्खीर, महकूमी ताबेदारी या सब्जुगेशन। हाँ जी, रियासत के अंदर खाना जंगी हो, रियासत के अंदर दीगर जो हालात बिगाड़ पैदा हो जाए, ठीक है जी, रियासत के कुछ इलाके जो हैं वो जंगजुओं या दुश्मनों के हाथ में चले जाएं और वो जो रियासत है उसका इक़्तिदार उस इलाके पे ढीला पड़ जाए, लेकिन वो रियासत जो है फिर अपना इक़्तिदार आला उस ख़ित्ते में दोबारा बहाल करवा ले, तो ये जो अपने इक़्तिदार आला का अपने ख़ित्ते में दोबारा से बहाली का जो अमल है, ये सब्जुगेशन या तस्गीर या ताबेदारी या महकूमी कहलाता है। इसकी मिसाल हम ये देंगे कि फ़ाटा के अंदर पाकिस्तान ने आर्मी ने ज़रब अज़ब किया या दीगर जितने भी मामलात किए, और उसके बाद क्या किया जी, पाकिस्तान ने अपना इक़्तिदार आला जो है इन इलाकों में बहाल करवा लिया। लेकिन ये अब ये जो मौजूदा माजी करीब की बात है कि 25वीं तरमीम के अंदर फ़ाटा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 25th, इसके ज़रिए फ़ाटा को KP के यानी कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दिया गया है, उसका ख़ित्ता बना दिया गया है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किनारा कशी, तर्क माल या तर्क फ़र्ज़। इसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं रेलीगेशन। रेलीगेशन से मुराद है जी कि रियासत जो है अपने किसी माल, अपने किसी इलाके, अपने किसी रकबे, अपनी किसी प्रॉपर्टी पे पीछे हट जाती है, छोड़ देती है, वो कोताही करती है अपने उस इलाके को संभालने के हवाले से, और फिर एक वक्त आता है कि अपना इक़्तिदार आला बिल्कुल ही छोड़ देती है, तो ऐसे अमल को रेलीगेशन कहते हैं। ऐसा जो अमल है इसकी मिसाल हम ये देंगे जी। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान, और इससे पाकिस्तान ने क्या किया जी, इक़्तिदार आला हटा लिया और फिर दोबारा बहाल नहीं करवाया, और जिसका नतीजा बांग्लादेश की सूरत में निकला है। हाँ जी, जो आज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे जी, वो है जी जिला वतन हुकूमत, गवर्नमेंट इन एक्सिल। हाँ जी, जब किसी रियासत के अंदर कोई ऐसे हालात कशीदा हो जाएं कि उस रियासत की आइनी और कानूनी हुकूमत को मुल्क से जिला वतन होना पड़े, मुल्क से दरबदर होना पड़े, और ऐसी कानूनी और जायज़ जिला वतन हुकूमत को कोई दूसरा मुल्क अपने यहाँ पनाह दे और हुकूमती दफातर खोलने की इजाज़त दे, तो ऐसी परदेसी हुकूमत जो है वो जिला वतन हुकूमत कहलाती है। ठीक है जी। इसकी मिसाल हमने लिखी है जी कि 2 अगस्त 1990 को शेख जाबिर अल अहमद और इसके सीनियर वज़रा, जो कि कुवैत के ये जो बादशाह था शेख जाबिर बिन अहमद और इसके वज़रा ने इसको, सऊदी अरब ने इनको अपने यहाँ जिला वतन हुकूमत कायम करने की इजाज़त दी थी। हाँ जी, आज का जो लास्ट क्वेश्चन करेंगे जी हम, तवील मुलज़िम या मुजरिम, अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। हाँ जी, एक्स्ट्राडिशन जो है इसका उर्दू तर्जुमा यही बनता है तवील मुजरिम या तवील मुलज़िम। हाँ जी, इस अमल के अंदर क्या किया जाता है जी, इस अमल के अंदर एक रियासत जो है वो अपने यहाँ किए जाने वाले जुर्म या मुजरिम जो कि भाग के किसी दूसरी रियासत में चला गया है, उसको दरख्वास्त करती है कि जनाब आप मेरा मुजरिम या मुलज़िम मेरे हवाले कर दें। इस फेल के अंदर 3 जो फ़रीक हैं वो शरीक होते हैं। नंबर 1 है रिक्वेस्टिंग स्टेट, यानी कि दरख्वास्त करने वाली रियासत। रिक्वेस्टेड स्टेट, यानी कि जिससे दरख्वास्त की जाती है कि जी मुजरिम हमारे वाले करे। और नंबर 3 पे क्रिमिनल। ये 3 इसके नुमाइंदे, 3 इसके जो हैं जनाब इस अमल के अहम
मोरे हैं जी। तो एक्सट्रैडिशन का अमल जो है ये तो तब अमल में आता है या उन रियासतों के दरमियान कोई एक्सट्रैडिशन का मुआहदा मौजूद हो, या फिर ये अमल में आता है कि उस खित्ते के अंदर यानी कि रिक्वेस्टिंग और रिक्वेस्ट स्टेट के इलाका जो है उनके अंदर कोई रवाज पाया जाता हो कि वो एक्सट्रैडिशन कर देते हैं, तो तब भी एक्सट्रैडिशन हो जाती है। या फिर उन दोनों ममालिक के दरमियान कोई एक्सट्रैडिशन का ट्रीटी मौजूद हो, या फिर एक सूरत ये कि वो रियासतें मुजरिम को सज़ा दिलवाना चाहती हों दोनों, तो वो एक्सट्रैडिशन कर देती हैं। या फिर हम ये कहेंगे कि एक्स्ट्राडाइट करने वाली जो स्टेट है यानी कि जो रिक्वेस्ट स्टेट है वो नरमी का मुजाहरा करे, अच्छे खुश अखलाक़ी का मुजाहरा करे और मुजरिम को हवाले कर दे। वैसे बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जिनको बहुत सारे ममालिक जो हैं वो काबिल तवील नहीं समझते, जैसे मजहबी जराइम, सियासी जराइम और फ़ौजी नोयत के जराइम, इनको काबिल तवील अक्सर ममालिक नहीं समझते। तो अज़ीज़ तलबा ये थे यहाँ तक के सवाल। उम्मीद है नेक्स्ट एक लेक्चर जो होगा मज़ीद हमारा और हमारे शार्ट क्वेश्चन इस पेपर के अहम जो शार्ट क्वेश्चन जो सबका इम्तहानात के अंदर आते रहे हैं जी हमारे कवर हो जाएंगे। तो होप सो आप इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।